सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और भारतीय लोकतंत्र की विशेषता की यदि बात की जाए तो पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता इसकी मूलभूत विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सीएजी की जो नियुक्ति होती है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है या केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इस बात को लेकर कि सरकार का वित्तीय पहरेदार यदि सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, एक सवाल उठाया गया और इस सवाल को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां पर दायर की गई एक पीआईएल अर्थात एक जनहित याचिका। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में हम समझेंगे वास्तव में इस जनहित याचिका का क्या प्रभाव हो सकता है, साथ ही साथ सीएजी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपके लिए परीक्षोपयोगी कुछ तथ्यों को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनडेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले, क्या सीएजी चयन प्रक्रिया बदलेगी? अब इस शीर्षक के अंतर्गत हम बात करेंगे खबर, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पीआईएल दाखिल किया गया है। किसके द्वारा दाखिल किया गया है? तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की एक संस्था है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया है। इसका यह कहना है कि जो सीएजी की नियुक्ति है उस पर केंद्र का एकाधिकार है। ऐसे में सीएजी की स्वतंत्रता को यह खतरे में डाल सकता है। इस लिहाज से उसने यह कहा है अपनी याचिका दायर करने के साथ साथ कि कहीं ना कहीं इसके लिए भी एक विशेष चयन समिति बनाई जानी चाहिए और इस पर से जो केंद्र का एक अधिकार है उसको कम करने की आवश्यकता है ताकि इसकी स्वतंत्रता को बहाल किया जा सके। तो समझेंगे वास्तव में चर्चा का कारण यही है। इसके अलावा हम समझेंगे कि याचिकाकर्ता ने और कौन कौन से तर्क रखे हैं, क्या हो सकता है इसका भविष्य, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। सीएजी के बारे में परीक्षोपयोगी एक परिचय होगा, इसके विभिन्न पक्षों के ऊपर, साथ में होगा एक अभ्यास प्रश्न, मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी एक प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आपको शुरू में ही भूमिका के दौरान ही बता दिया गया, ये पीआईएल दाखिल किया गया है, गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है सीपीआईएल अर्थात सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कि सीएजी की स्वतंत्रता के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में। इसके अलावा आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का जो ऑफलाइन बैच है, हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। और 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप इसके संबंध में विस्तार से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएसजीएस फाउंडेशन बैच 21 अप्रैल से 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि याचिकाकर्ता ने जो याचिका दायर की उसमें उन्होंने क्या तर्क रखे। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उन आरोपों में उन्होंने कुछ पिछली बातों को मेंशन किया। उसमें यह कहा गया कि जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया कि महाराष्ट्र में क्या किया गया, महाराष्ट्र में सीएजी के काम में दखल अंदाजी की गई और महाराष्ट्र में ऑडिट को रोकना एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही केंद्र सरकार के जो ऑडिट की संख्या है वो पहले की तुलना में कम हो गई। इस तरफ भी इशारा किया गया कि पहले जितने मामलों में जांच होती थी अब उतनी नहीं हो पा रही है सीएजी के द्वारा। एक बात यह मेंशन की गई। इसके अलावा कहा गया कि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती थी जिसको डेप्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को इन्होंने मेंशन करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इस पर रोक लगा दी गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बात पता चलता था कि सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस रिपोर्ट को रोक देना, इसकी तरफ भी इशारा किया गया। साथ ही ये कहा गया कि जो सीएजी में जो भर्तियां होती हैं उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप याचिकाकर्ता के द्वारा लगाया गया। कितनी सच्चाई है वो बात की बात है। तो सीएजी कार्यालय में भर्तियों में जो अपारदर्शिता देखने को मिलती है इस तरफ भी इशारा किया गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ संवैधानिक तर्क दिए और संवैधानिक तर्क के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो सीएजी हैं वो अनुच्छेद 148(1) के तहत अगर देखा जाए तो सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। अर्थात सीएजी को हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैसी ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, यानी बिना ठोस वजह के उसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि हटाने का मामला तो ठीक है, लेकिन ऐसा ही निष्पक्ष मामला होना चाहिए इनकी नियुक्ति का भी। तो जब हटाने का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह है तो नियुक्ति का मामला भी उसी प्रकार एक
पारदर्शी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए, जिस पर कि केंद्र का बहुत ज्यादा नियंत्रण ना हो। जैसे कि पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करती थी, लेकिन केंद्र सरकार के वो नियंत्रण में जो व्यवस्था थी, बाद में कोलेजियम सिस्टम से इस पर से केंद्र का नियंत्रण कम किया गया या हटाया गया। तो इसी प्रकार यहां पर यह इशारा किया गया है कि जो संवैधानिक तर्क दिए गए याचिकाकर्ता के द्वारा, उसमें यह बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही यहां भी एक विशेष चयन समिति होनी चाहिए, जिसके माध्यम से इन लोगों का चयन, सीएजी का चयन, इसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी सुधार करना चाहिए। जैसा कि उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, उसी तरह से उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अब पूर्व के न्यायिक निर्णय का भी हवाला दिया गया कि जब जब ऐसी आवश्यकता महसूस की गई, तब तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय भी दिए गए। उदाहरण स्वरूप ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्तियों को निष्पक्ष बनाने के लिए दखल कब कब दिया गया, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन के मामला उन्होंने कहा कि पहले सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार द्वारा जब हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और बाद में एक निष्पक्ष चयन समिति यहां पर देखने को मिलती है। और इस निष्पक्ष चयन समिति में आप देखेंगे कि 2023 में ऐसा हुआ और 2023 के बाद से उस चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। और उस चयन समिति के बाद ये हम कह सकते हैं कि बदलाव सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद देखने को मिला। इसी तरह से केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की अगर बात कर लें तो इसकी नियुक्ति भी पहले सरकार के द्वारा, सरकार के नियंत्रण में थी। अब अगर बात करें तो सीवीसी में आप देखेंगे यहां भी एक विशेष चयन समिति होती है और यहां भी इस विशेष चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं। इसी प्रकार आप सूचना आयोग के मामले में भी देखते हैं, जो सूचना आयुक्त होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर सीआईसी में कौन होता है, वहां पर पीएम होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो इन सभी केसेस में एक विशेष चयन समिति की भूमिका देखने को मिल रही है। तो ये इस तरफ इशारा किया गया याचिकाकर्ता के द्वारा। साथ ही साथ ये बात कही गई कि यहां भी एक विशेष चयन समिति की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए और इस विशेष चयन समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा सीएजी के एक परिचय को हम देखते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह उपयोगी है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 148 है, उसमें यह कहा गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। अब ये क्या करता है, तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख के तौर पर इनको जाना जाता है, अर्थात जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट के चीफ के रूप में इनको जाना जाता है और लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के एक मेन स्तंभ के रूप में इसको देखा जाता है। सार्वजनिक खजाना जो भी होगा उसका यह संरक्षक माना जाता है, चाहे वो विभिन्न शुल्कों के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से जो भी खजाना आता है, अब उस खजाने में कोई हेरफेर तो सरकार नहीं कर रही है। इस बात का हम कौन इसका संरक्षण करेगा, तो इसकी देखरेख, इसका ऑडिट का काम जो होता है वो कौन करता है, वो सीएजी करता है। तो केंद्र या राज्य या दोनों स्तर पर देश की जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली होती है, पूरा जो फाइनेंस सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करने का काम सीएजी करता है। और इसका कर्तव्य क्या है, तो जो भी वित्तीय प्रशासन है उस क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों की अनदेखी तो कहीं नहीं हो रही है, इस बात को देखने का काम कौन करेगा, तो सीएजी करता है कि वित्तीय प्रशासन जो है उसकी देखरेख कानून सम्मत तरीके से हो रही है कि नहीं, यह सीएजी अपनी रिपोर्ट में बताता है, इस बात की जांच करता है। इसलिए वित्तीय, हम कह सकते हैं, पहरेदार के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कैग की नियुक्ति से संबंधित है। इसकी शपथ और सेवा शर्तों का प्रावधान यहां पर मिलता है। इसी तरह से अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से यहां पर उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें। यह बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 150 में कही गई है। अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया कि संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है अनुच्छेद 279 के अंतर्गत। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद है जो कि कैग से संबंधित हैं। अब कैग की नियुक्ति की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी वारंट द्वारा होती है। वारंट क्या होता है, तो वारंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि दस्तावेज होता है। और ये देखिए, अमूमन क्या होता है, सरकार क्या करती है कि उम्मीदवार चुन लेती है और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसको भेजती है उस नाम को। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, एक वारंट अर्थात एक दस्तावेज जारी करेगा और उस दस्तावेज में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा और उस पर एक सील लगती है।
उस सील और सिग्नेचर का जो दस्तावेज होगा जिसमें कि मुहर लग जाएगी उस नाम पर, उसी दस्तावेज को वारंट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के केस में भी ये जारी किया जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के केस में, और बाकी आदि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के केस में ये वारंट या ये दस्तावेज जारी होता है। तो इसी तरह से राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षरित और मुहर सहित जारी जो वारंट होता है उसके द्वारा कैग की नियुक्ति होती है। कैग के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, एक व्यक्ति जो कैग बनेगा इस पद पर बैठेगा या तो 6 साल तक रहेगा, या अगर वो 6 साल पूर्ण करने से पहले ही 65 वर्ष का हो जा रहा है तो 65 वर्ष पूरे होने तक इस पद पर बना रहेगा। इस्तीफे की अगर बात करें तो किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर वो अपना इस्तीफा दे सकता है, और इसका आधार वही होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार होता है। तो क्या आधार होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। अब देखिए विशेष बहुमत क्या होता है, तो जो कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उसके 50% से ज्यादा, और साथ ही दोनों सदनों में जो उपस्थित और मत देने वाले जो लोग होते हैं उनका 2/3, तो ये विशेष बहुमत होता है। तो यहां पर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, दोनों सदनों में अलग उपस्थित और मत देने वाले लोगों के 2/3 और उपस्थित जो लोग कुल सदस्य जो हैं उससे 50% से अधिक होंगे तो विशेष बहुमत कहा जाता है। तो ये इसको आधार होते हैं इसको हटाने के भी। अब इसके कर्तव्य क्या होते हैं? तो इसके कर्तव्य में अगर देखें तो सबसे पहले जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, अर्थात जो संचित निधि होती है, ये उसका ऑडिट करता है। और भारत के हर राज्य, एक तो भारत का मतलब पूरे भारत की बात होगी, इसके अलावा प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र, मतलब ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पर विधानसभा है, इन जगहों की जो भी संचित निधि होगी, पूरे भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, या ऐसे संघ राज्य जहां पर विधानसभा है वहां की संचित निधि से जितने भी व्यय किए गए हैं उसका ऑडिट करने का काम कौन करेगा? तो सीएजी करेगा। ये इसका कर्तव्य होता है। इसके अलावा देखें आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होता है? जो कंटीजेंसी फंड होती है, और लोक लेखा का ऑडिट करने का काम भी ये करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, अगर मान लीजिए कि कोई खर्च किया गया, कोई सरकारी खर्च हुआ, 500 करोड़ का पुल बना। अब इस 500 करोड़ का पुल बनाने के लिए जो राशि आवंटित की गई उसमें क्या कहां सही तरीके से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, इसका ऑडिट कौन करेगा? इसका परीक्षण कौन करेगा? सीएजी करेगा। इसी तरह से आपातकालीन अगर कोई फंड जारी किया गया, कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ की राहत के लिए अगर कोई कंटीजेंसी फंड जारी किया गया तो उसकी जांच, उसका परीक्षण, उसका ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। इसी प्रकार अगर आगे आप देखें, अब ये केंद्र में भी होगा, राज्य की आकस्मिक निधि भी होगा, और लोक लेखा से किए गए सभी खर्चों में ये काम करेगा ऑडिट करने का, और सरकारी खातों का भी ऑडिट करेगा, चाहे वो रेलवे का हो, बिजली विभाग हो या सरकारी बैंक हो, इनके खातों का ऑडिट करने का काम भी ये करता है। अब ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी भी विभाग द्वारा रखे गए हैं, उनके द्वारा जितने भी व्यापार किए गए हैं, जितना भी निर्माण का काम हुआ है, विनिर्माण हुआ है, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, ये जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं सबका ऑडिट करने का काम सीएजी करता है, याद रखेंगे। उसके बाद सरकारी निकायों और कंपनियों का ऑडिट भी करता है। सरकारी संस्था या निगम, जैसे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहां का भी ऑडिट ये कर सकता है। कर व शुल्क से अगर मिलने वाली जो राशि है उसके आय की भी जांच ये करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पेट्रोल पर सरकार ने टैक्स लगा दिया और उससे सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की आय हो गई। अब सीएजी क्या करेगा? ये आंकड़ा सही है या गलत है, इसका परीक्षण कौन करेगा? सीएजी करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं करों और शुल्कों की जांच भी करता है, किसी भी कर शुल्क की शुद्ध आय प्रमाणित करता है, और इसका जो प्रमाण पत्र होगा वही अंतिम होगा। ये जो बात कह देगा वही अंतिम रूप से सत्य माना जाता है। तो ये सारा काम कौन करता है? ये करता है सीएजी। इसके अलावा रिपोर्ट की अगर बात करें तो सीएजी केंद्र और राज्य के खातों से संबंधी अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट क्या करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। सीएजी क्या करेगा? राष्ट्रपति, अगर केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष, और राज्य विधानमंडल में कौन रखेगा? तो राज्यपाल रखेंगे। इसको रखने का काम राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा क्रमशः किया जाएगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा केंद्र के मामले में, और राज्य के मामले में राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, और फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे, और राज्यपाल क्या करेंगे? उसको राज्य विधानमंडल के दोनों जो विधानमंडल है उसके समक्ष रखेंगे। अब राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी सीएजी प्रस्तुत करता है। वो 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो होता है विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा होता है वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
और तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट्स भी हैं सीएजी से संबंधित, इनको भी आप याद रखेंगे। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की है, उसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। अभ्यास प्रश्न है आज का, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है इसका जवाब देने की, कि सीएजी की रिपोर्ट संसद में कौन सी समिति जांचती है। विकल्प आपके सामने हैं, वित्त समिति, लोक लेखा समिति, नीति आयोग या संयुक्त संसदीय समिति। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी एक प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की भूमिका और कार्यों की व्याख्या करें। भारत के लोकतंत्र में इसकी स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।